नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो मॉक टेस्ट का जो सब्जेक्ट है ना, बाल केंद्रित, जो बाल शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा और प्रगतिशील और साथ ही शिक्षा की अवधारणा से रिलेटेड आज की जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। LT फर्स्ट पेपर ये रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ इसका आंसर देते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन होता हुआ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया है। कहने का मतलब है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है वो कौन सा दार्शनिक द्वारा किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BF स्किनर है या जॉन डीवी है या एरिक एरिसन है, जो चार्ल्स डार्विन करके हैं। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। ठीक है दोस्तों, जिसे भी आता है क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो सही उत्तर है आपके सामने रखता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, जॉन डीवी करके इनके द्वारा कहा गया था। जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन बेसिकली इनके द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख पाओगे जॉन डीवी द्वारा सार्थिक लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो ये बताना है आपको कि समर्थित जो लैब है उसका उदाहरण की अगर हम बात करें, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय या पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय, क्या हो सकता है। चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए जिसे भी आता है वो दीजिए, फिर इसका जो राइट आंसर है उसे हम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए मिलाते हुए चलिएगा। इसका राइट आंसर है आपका क्या है, प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, इसका राइट आंसर है जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब है विद्यालय के उदाहरण के रूप में इसे माना गया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। ठीक है, बेसिकली हम जो बात करेंगे जो चिल्ड्रन लर्निंग पर अगर हम बेसिकली बात करें, बाल केंद्रीय शिक्षा की अगर हम बात करें, तो उसमें जो भारतीय जो शिक्षाविद हैं उनका सर्वाधिक उल्लेखनीय जो योगदान रहा है, अगर हम बात करें तो अरविंद घोष हैं या महात्मा गांधी है, गिज्जू भाई है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये जो आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में ये चारों लोगों का आपको ये दार्शनिकों के बारे में दिया है। तो आप इन चार दार्शनिकों को बेसिकली पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, किसने कहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेसिकली देखें भारत में शिक्षाविद की भूमिका के अंतर्गत जो जिसकी भूमिका सारथी रूप में रही है। जिसे भी आंसर आता है दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके गिजू भाई हैं। गिजू भाई ने किया गया था, बाल केंद्रीय शिक्षा पर सर्वाधिक कार्य इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं बाल केंद्रित जो कक्षा में बेसिकली अगर हम देखें तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं, या फिर हम बात करें मुख्य रूप से शिक्षक से, या फिर व्यक्तिगत रूप से या समूह में। चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आता है इसका आंसर देते हुए चलेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है आपका और इसका क्या है, पहला जो आंसर है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में क्या करते हैं, ये सीखते हैं। जो एक बाल केंद्रित कक्षा में अगर हम बच्चों के सामने सीखने की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका राइट आंसर है ए। अब बात करेंगे 5वें नंबर के प्रश्न को। आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। अब इसमें जो चार ऑप्शन है, इसमें आपको ये क्या चुनना है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ये आपको देखिए, बालक के स्वांगिक विकास पर जोर देना होता है, या फिर आपका सामने देख रहा बालक के मनोविज्ञान को समझना, या सी आपका जो है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर आपका जो दिया गया है बाल
बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना है। तो दोस्तों जिसको भी इसका आंसर आता है देते हुए चलिएगा। देखिए इसमें हमारी एक लता बेटी है, वो अच्छे आंसर देती है, तो आई होप लता से ये रिक्वेस्ट भी है कि बेटा आंसर सही तरीके से आप देते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए जिसे भी आंसर आता है दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें कह रहा है कि जो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर क्या देता है, जोर देता है। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका 100, अगर हम कहें सी ऑप्शन है जे राइट आंसर। चलिए छठे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ना ही। ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें से एक कथन सही नहीं है, उस कथन को आपको चुनना है। पहला कथन जो दिया है, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। बी है आपका, क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं को ये आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। अब सी जो देख रहा है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो आपका अगला है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो दोस्तों बताओ क्या है इसका आंसर, जिसे भी आता है आंसर दीजिएगा, अधिक से अधिक प्रतिभाग कीजिए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर देते हैं। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, मुझे अनुभव लगता है। जो आंसर नहीं दे सकता है तो वो क्या करेगा अपने जीवन में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, सी ऑप्शन क्या है एज राइट है। इसमें जो कहता है कि पाठ्यक्रम बनाते समय क्या करता है, जो शिक्षक होती है, शिक्षक की आवश्यकता और अगर बात करें विद्यालय में जो उपलब्ध जो सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये जो चीज़ है ये गलत है, ये सही नहीं है। कौन से किसके अंदर, बाल केंद्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है, ठीक है। और सारे कथन एज ए राइट आंसर है। चलिए 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये देखिए आप देख पा रहे हो कि प्रेरणा का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, स्वांगिक विकास का सिद्धांत है, या फिर कहे चयन का सिद्धांत है। तो दोस्तों बता सकते हैं, जिसे भी आता है इसके आंसर दे सकते हैं। अब बालकों को हम प्रेरित जब करते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे महापुरुषों की जीवनी या फिर नाटक हो गया या फिर अन्य किसी भी माध्यम में, तो क्या हो सकता है इसका। देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है आपकी प्रेरणा का सिद्धांत होता है, क्योंकि हम किससे प्रेरित हो रहे हैं, महापुरुष से प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न देख पा, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में जो आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया है क, जो और दिया है बालक के आर्थिक स्तर पर, या बालक की सामाजिक स्तर पर, या फिर बालक की इच्छा और रुचि पर, या बालक की जो मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर। चलिए दोस्तों जिसे आता है आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है देख पा रहे होगे आप, ये है आपका, ठीक है, आपका जो है बालक की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं और संवेग पर यह आधारित होता है। डी है ऑप्शन एज राइट है। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। शिक्षक बालक के व्यक्तिगत
व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी और आकर्षक और गुणयुक्त है, या शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, या फिर शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। चलिए बच्चों आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। चलिए बेटा दीजिए। चलिए इसका आंसर जो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है आपका और क्या है आपका, जो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्टर प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए, जिन बच्चों का आंसर इसके साथ मेल खाता होगा तो उनकी तैयारी से चलिए देखिए। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये प्रोजेक्टर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, किस पे बात करें कि जो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो बालक में जो आत्म अनुशासन की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, या फिर बालक में उत्तरदायित्व की भावनाओं के विकास पर, या सी आपका जो देख पा रहे प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता और आत्म अनुशासन के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालक को समझने पर। ठीक है, चलिए बच्चों आंसर दीजिए जिसे भी आता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे होगे आप, आंसर आपका क्या है, ब एज ए राइट आंसर है। बालक में उत्तरदायित्व की जो भावनाओं के विकास पर, ठीक है, जोर दिया जाना चाहिए। अब बात करेंगे 12वें नंबर के प्रश्न पे। आप निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के जो विश्लेषण एवं परिप्रेक्षण पर बल दिया गया है। यह कह रहा है मोटेसरी शिक्षा प्रणाली पर, रचनावादी शिक्षा प्रणाली पर, या मानवतावादी शिक्षा प्रणाली पर, या समाजवादी शिक्षा प्रणाली। ठीक है दोस्तों, चलिए जिसे भी आंसर आता है, मुझे लगता है अनुमान आप सबने पढ़ा होगा। चलिए आंसर दीजिए। चलिए देख पा रहे होगे इसका आंसर, इसका ये क्या है, मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली है इसके अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए 13वें नंबर के प्रश्न की देखते हैं कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल का विकास होता है, इसके लिए किस प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है। मानववादी शिक्षा प्रणाली, संरचनात्मकवादी शिक्षा प्रणाली, या मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चों आंसर दीजिए, फटाफट क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर को हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो ये क्या है, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। देखिए 14वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस की जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ठीक, आपको क्वेश्चन पढ़ा के सुना दिया, आपने भी पढ़ लिया। शिक्षा के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, या शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी नहीं हो परंतु उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। बालक के संदर्भ में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल्य, आधारों और आवश्यकताओं व मानसिक स्तर या रुचियों, योग्यता, व्यक्तिगत इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि बाल केंद्रित शिक्षा के व्यवहार में लाने के लिए शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस जानकारी को रखने के लिए आवश्यकता ये है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों, बताइए। चलिए इसका आंसर को हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, जल्दी बताइए। आपका जो डी है एज ए राइट आंसर है कि
बालक के संदर्भ में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों और आवश्यकताओं, मानसिक स्तर और रुचियों, योग्यता इत्यादि का क्या होना, तो विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपके जो टॉपिक है 5वां यूनिट है, वहीं से क्वेश्चन बनाए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2000 से 2001 तक, 2000 से 2004 तक, 2000 से 2005 तक, 2004 से 2005 तक। जिसने भी पढ़ा होगा बेसिकली मुझे लगता है कि उसका आंसर दे देगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 के मध्य में हुई थी। अब बात करेंगे 16 नंबर का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन को आपने चयन करना है। तो भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, या फिर बी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाए और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्चे के कारण आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाए। यह है सी आपके, यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाया जाए। देखिए यहाँ पर जो दिया है केवल ए, केवल बी, केवल सी या उपरोक्त सभी। चलिए जो से भी इसका आंसर आता है दीजिए। पढ़ा होगा आपने राइट टू एजुकेशन, तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको आता होगा। चलिए आपने दे दिया होगा, अब मिलाते हुए चलेगा अपना। देखिए ये उपरोक्त जितने भी हैं एज ए सारे सही हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें सत्य है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में जो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना। दंडात्मक कार्यों से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। यह अनिवार्य शिक्षा सशक्त परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और जो प्रारंभिक शिक्षा की क्या तो पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या फिर उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की जो पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो क्या आंसर हो सकता है बच्चों, आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ने की उत्कृष्टता, या फिर धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा और पढ़ने में दक्षता। चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आता है जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए आंसर देख पा रहे हो गए आप, इसका क्या है, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे 19 नंबर का प्रश्न, निम्न यह कह रहा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या फिर रटने को प्रोत्साहित करके, या फिर हम बात करें तो अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। चलिए दोस्तों जैसे भी आता है आंसर दीजिए। इसमें एक लता बेटी आंसर देती है हमेशा, वो बहुत अच्छा आंसर करती है। तो बेटा आप सारे क्वेश्चन को आंसर देते हुए चलेगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आंसर देते हैं। तो ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर क्या है देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 20 नंबर का प्रश्न है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का जो सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें, प्रकृति का त्याग करके सीखने की किसी प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, या वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का पालन करके उसको तैयार हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो विद्यालय द्वारा उसे प्रदान किया गया।
ठीक है, ये बताना। चलिए आंसर दीजिए, वेट मत कीजिए ज़्यादा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करेंगे और साथ ही सामाजिक कौशल सीखेंगे। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ये कहता है कि कक्षा में प्रयोगात्मक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कारण संवर्धन करना चाहिए, या फिर कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनकर चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है इसका। इसका जो बी ऑप्शन है एज ए राइट है कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन डीवी के आधार पर इनके द्वारा कहेंगे। ठीक है, अब 22वें नंबर का प्रश्न देखिए कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, और इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। संप्रेषण और क्या व्याख्या की, या फिर सुगमकर्ता की, या फिर निदेशक की, या फिर तालमेल बैठाने वाले की। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं, जिसे भी आता है उसने दे दिया होगा। चलिए आंसर देखिए इसका निदेशक की। ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थी उसे याद करने को कहा जाता है। यह एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है जिसका संदर्भ में शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही हैं। या फिर कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड से संचालित होता है। ठीक है, बताइए जिससे भी आता है आंसर। चलिए फटाक से आंसर दीजिए। चलो इसका आंसर देखते हैं। आपने लोगों ने दे दिया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने अपने कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है सी एज ए राइट आंसर है। ये कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षार्थी जो शिक्षिका है वो बार बार क्या रहे समूह में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कि ये नियामक है, या फिर समावेशन को हतोत्साहित करता है, या आवृत्ति को बढ़ा देता है, या खोज को प्रोत्साहन देता है। क्या हो सकता है, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो राइट है उसको देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है जो आपने दिया है उसके साथ मेल खाता है या नहीं खाता। देखिए, एक खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, या फिर करके सीखना, प्रयोजन विधि या सहयोग से सीखना, या थैमेटिक इकाई, नियमित इकाई रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए आंसर जो भटक से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा की, या एकीकृत शिक्षा की, या फिर समावेशी शिक्षा की, या पृथककरण की। तो बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है। इसका जो राइट आंसर है आप देख पा रहे होंगे। चलिए जिसने भी दे दिया होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 27वें नंबर का, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, या फिर बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, फिर यंत्र तो याद रखना, या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामित करना तथा वर्गीकृत करना। ठीक है, जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। आप लोगों ने दे दिया होगा, उसके साथ अपने आंसर का साथ इसे मिलाते हुए चलिएगा कि सही है या नहीं है। देखिए जो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है। बच्चों के अनुभवों
को प्रमुखता देना इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे हो गया 28 नंबर के प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के को किस प्रकार से देखना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड या फिर अध्यापन अधिगम प्रतिक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है या अधिगम की प्रतिक्रिया में बाधक है या अध्यापक के पक्ष पर असफल है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए जिसे भी आता है। इसका आंसर जो होगा देख पाए हो आपके अध्यापन अधिगम क्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 29वें नंबर का प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए या कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए या फिर विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा मुझे लगता है कि आपके भी सही होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो दिया है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 30वें नंबर का प्रश्न। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। जो विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। कक्षा हमारे कठोर नियंत्रण में रहे और केवल अध्यापक को निर्देश देने चाहिए या फिर कक्षा में विद्यार्थी को अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाए। तो बताइए बच्चों इसका क्या आंसर हो सकता है। जिसे भी आता है वो तत्काल इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। कक्षा में जो विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्धि अनुभव लेके आए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। देखिए 31वें नंबर का प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से जो लिंग लेते हुए या फिर ब्लैक बोर्ड से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं या फिर निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं या केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा। बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोग जो भी आंसर दोगे सही दोगे। इसका राइट आंसर क्या है, ए क्या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अब आप देख पा रहे होगे एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है या फिर पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग में द्वारा होता है या शिक्षक और छात्रों द्वारा समाहित सह निर्मित होते हैं। तो दोस्तों क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है उसे देख पा रहे होगे आप। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग में द्वारा होता है एज ए राइट आंसर है। ठीक है, सी। देखिए 33वें नंबर का प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कक्षाओं जो परीक्षाओं का प्रतिबंधात्मक है या एक सरल प्रतिक्रिया है, एक सामाजिक प्रतिक्रिया है, केवल एक औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होता है देखिए आपके अनुसार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखिए इसका जो राइट आंसर है एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, 34वें नंबर का प्रश्न देख पा बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को या फिर ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रतिक्रिया को, निरंतर वस्तु रूपी परीक्षाओं को या किसी तरह से पाठ्य पुस्तकों के समापन को। चलिए जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए बच्चों। चलिए इसका आंसर राइट क्या है देख पा रहे होगे आप। तो ज्ञान की जो सक्रिय संरचना को। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है बी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। समानता पर आधारित या अलगावात्मक या फिर भेदभावात्मक या समस्या पर आधारित। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जिसे भी आंसर आता है तत्काल आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं आप लोगों के साथ देखते हुए चले। तो देखिए समस्या पर आधारित
ठीक है, जिसने भी ये आंसर इसके अनुसार मिलाए होंगे, किसके कितने आंसर सही हुए हैं आपने मिलाए होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों के अनुमान जो प्रश्न हो रहे होंगे सही हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे लगता है आप बहुत मेहनत कीजिए, आप आंसर देते हैं, और बच्चे भी मेहनत कीजिए। आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा इस प्रकार से मॉक टेस्ट देते हुए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं जो एलटी का पेपर होगा उसमें सफलता प्राप्त होगी। आई थिंक आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक भी करें, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।